एक बड़ी खबर रहेगी। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का बड़ा हमला किया गया है। अमेरिकी बेस पर 20 ड्रोन 30 मिसाइल दागी गई हैं, ईरान ने कहा। और बहरीन में अमेरिका का कमांड सेंटर खत्म किया है। ईरान ने यह बड़ा बयान दिया है और बड़ा दावा किया है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान का यह हमला, अमेरिकी बेस पर 20 ड्रोन दागे गए, इसके साथ साथ 3 मिसाइल भी दागी गई हैं। और अमेरिका का जो कमांड सेंटर है उसे खत्म करने का दावा फिलहाल ईरान की तरफ से किया गया है। दावे के साथ साथ ये वीडियो भी आई है और इस वीडियो से आप खुद अंदाजा लगाइए कि माहौल कितना खराब हो गया है। अमेरिका पर किस प्रकार से ईरान प्रहार कर रहा है। अमेरिका के कई एयरबेसेस को पूरी तरीके से खत्म किया है। ईरान ने दावा किया है कि कई अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ध्वस्त किया है, इसके साथ साथ एयरबेसेस को ध्वस्त किया है और अमेरिका की सेना को मारा है कई संख्या में। फिलहाल ये ताजा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। ये पूरे स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए जरा। बहरीन में अमेरिका का जो कमांड सेंटर है उसे खत्म करने का दावा फिलहाल ईरान की तरफ से किया गया है। तो फिलहाल इस पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल पीयूष अग्रवाल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आग जो है और कितना फैलेगी और इसका कितना नुकसान और कितना धुआं उठने की उम्मीद आने वाले दिनों में है। मैं सीधे उनका रुख करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत कर्नल साहब, शुक्रिया आपका समय, आपने समय दिया। ये बहुत बड़ा संघर्ष है इस वक्त मिडिल ईस्ट में और जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है, ऐसे में अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सीधे एयर बेसिस को टारगेट कर रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल युद्ध है। ये कोई खेल फुटबॉल का मैच नहीं है। हाँ। दोनों देशों को नुकसान सहना पड़ेगा और युद्ध में नुकसान होता है। हाँ। बहरीन के ऊपर अभी हाल फिलहाल अटैक किया। हाँ। अभी और भी अटैक्स होंगे यूएस बेसिस पर आने वाले टाइम। अगर ये ट्रंप के आकलन के हिसाब से ये युद्ध वो कहते हैं कि 4 हफ्ते में खत्म कर देंगे, लेकिन कोई भी युद्ध, अगर कोई आकलन जरूर होते हैं बहुत सारे युद्धों में, लेकिन युद्ध को शुरू करना आसान होता है, खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा है कि इस वक्त दुनिया में 4 युद्ध चल रहे हैं। जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, तकरीबन उसको 5.5 साल हो गए हैं और 5.5 साल के ऊपर हो चुके हैं। इजराइल हमास का जो युद्ध है वो भी खत्म नहीं हुआ है, उसका भी सीज फायर या वो पूरी तरह से निपटारा नहीं हुआ है। वो अक्टूबर में शुरू हुआ था 2023 में, अभी तक चल रहा है वो भी। और एक नया ताजा युद्ध पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी शुरू हो चुका है। और अब ईरान और यूएस और इजराइल के बीच का ये युद्ध, जिसको 72 घंटे हो चुके हैं। शुरुआत वैसे अभी टेक्निकली कहें तो 72 घंटे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। बिल्कुल सर। और जब फॉग ऑफ वॉर जिस वक्त कहते हैं कि युद्ध के बादल मंडरा रहे होते हैं, तो युद्ध खत्म होने वाला नहीं होता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अमेरिका के सामने ये सिचुएशन बन गई है कि जैसे डंप होता है, पत्थर बहुत काफी मात्रा में पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, उसको हम जब थोड़ा थोड़ा निकालते हैं तो वो सारा गिर जाता है, पूरा डंप जो है नीचे आ जाता है। तो क्या अमेरिका के सामने ये चुनौती है, ये सिचुएशन बन गई है? बिल्कुल। अली लारीजानी जो अभी जो संभाल रहे हैं पूरी बागडोर ईरान की तरफ से, वो उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम निगोशिएट नहीं करेंगे। ट्रंप ऑफ कोर्स चाहते हैं कि बाकी मिडिल ईस्ट के देश उनके साथ जुड़ जाएं। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की कल रात, और मतलब भारतीय समय अनुसार कि कल कहा उन्होंने रात को कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो युद्ध में हिस्सा लेना चाहते हैं। साथ में आप देखिए यूके, फ्रांस और जर्मनी, तीनों ने भी कहा है कि हम अब युद्ध में हिस्सा लेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे ये युद्ध थोड़ा सा बड़ा व्यापक रूप ले रहा है और इसकी एक चेतावनी पुतिन जी ने भी दी है। उन्होंने कहा है कि कहीं ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में ना तब्दील हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि युद्ध को मिडिल ईस्ट तक ही सीमित रखना। जैसे जैसे और देशों की एंट्री होगी इस युद्ध में, आने वाले समय में हो सकता है कि ये भयावह रूप ले ले, क्योंकि ईरान जरूर चाहेगा कि जितने लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे उतना ज्यादा इस युद्ध में, और इसी वजह से वो बाकी आसपास के सभी देशों पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए से हमला बोल रहा है। ठीक है, लेकिन सर अभी मुझे लगता है कि आम लोगों के दिमाग में भी, उनके जहन में भी ये प्रश्न चल रहा होगा, ये सवाल चल रहा होगा कि अगर मिडिल ईस्ट में ये तनाव और ज़्यादा बढ़ गया, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी अगर तनाव बढ़ता रहा,
तो इस बीच भारत कितना सुरक्षित है, भारत की पोजीशन क्या है, भारत का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, हमारी सेनाओं में एक अलर्ट के मोड ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, ऑर्डर्स हो चुके हैं। और सेनाएं नॉट फुल अलर्ट, डिप्लॉयमेंट या मोबिलाइजेशन ऑर्डर नहीं हुआ है, लेकिन एक अलर्ट मोड जरूर दे दिया गया है कि सेनाएं अलर्ट रहें, क्योंकि ऐसे समय में हमारा देश अभी सुरक्षित मोड में है। लेकिन आजकल करंट जो समीकरण बैठ रहा है और जो स्ट्रेटेजी और जियो पॉलिटिक्स दुनिया भर में हो रही है, ये कहना कि हम सुरक्षित हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, जरूर है कि पाकिस्तान हमारी तरफ उलझेगा नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली और वो हर तरीके से अफगानिस्तान से उलझा हुआ है। चाइना, हमने पहले भी डिस्कस किया है आपके चैनल पर कि चाइना जनरली इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति अपना के रखेगा और वो बैकग्राउंड में ईरान को सपोर्ट करता रहेगा। इजराइल के साथ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड धीरे धीरे जुड़ेगा, वो भी अमेरिकन दबाव में। और अमेरिका के ट्रंप ने एक और खास चीज कही है कि आई विल नॉट हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि वो ऊपर हवाई जहाज से, मिसाइलों से इस तरह से अटैक करते रहेंगे, लेकिन अपने सोल्जर्स को ग्राउंड पर नहीं उतारेंगे। और आप देखिए युद्ध का मजा कह रहा हूं, ये वर्ड, युद्ध में मजा तो नहीं होता, लेकिन जो अमेरिकन राष्ट्रपति, हमारे जब इंडिया और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हमारे कुछ एक हवाई जहाज गिर गए थे, फाइटर जेट्स, तो उसका काफी मजाक बना था या उसको एक बड़े सेंसेशनलाइज तरीके से पेश किया गया था कि 4, 5, 3, और हमारे खुद के विपक्ष ने भी ये पूछा था कि हमारे कितने गिरे हैं। अब उनके खुद 3 F-15 खुद फ्रेंडली फायर में गिर गए कुवैत ने अपने ही हवाई जहाजों के ऊपर, और ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो युद्ध में एक कोलैटरल डैमेज होता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल पक्की बात है। आप ये मान के चलें कि हम एक पूरे, हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा और हम सिर्फ दुश्मन को नेस्ते नाबूद कर देंगे, ऐसा सर किसी युद्ध में ही हो सकता है जो मिडिल ईस्ट में सर हो रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका जैसा देश भी इसमें इन्वॉल्व है। तो क्या आपको लगता है कि डिप्लोमेटिक मैटर अब ये रहा है या उससे बाहर हो चुका है? अभी हाल फिलहाल तो ये बाहर है जी। किसी भी हालत में ना तो यूनाइटेड नेशंस, ना ईरान के लारीजानी ने खुद कहा है कि हम किसी भी हालत में निगोशिएट नहीं करेंगे। और अभी डिप्लोमेसी का आप देखिए, ईरान की तरफ से कौन बचा है कि जो उनकी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी गई है एक ही झटके में। 48 इनकी जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग के थे, IRGC का चीफ, उनकी आर्मी के चीफ, उनके जो टॉप मोस्ट सारे लोग खत्म कर दिए गए, और अब पूरे देश की कमान जो है इस पूरे युद्ध की लारीजानी के पास है। अब वो संभाल कैसे रहे हैं, उनको ये मालूम था पहले से कि ये, क्योंकि पिछले साल आपको याद है 12 दिन का एक युद्ध हुआ था जून के महीने में, तो उसके बाद से ईरान लगातार प्रिपेयर कर रहा था युद्ध के लिए। पिछले 6-8 महीने से उनको पता था कि युद्ध कभी ना कभी ये होने वाला है, और इसलिए उन्होंने अपने पास बड़ा लंबा चौड़ा मिसाइल का जखीरा तैयार कर लिया था, ड्रोन्स का जखीरा तैयार कर लिया था। करीब आप ये मानेंगे 660 टन के लोड चाइना से ट्रांसफर हुआ है उनके पास। 660 टन का मतलब है लाखों की क्वांटिटी में ड्रोन्स आए हैं उनके पास हजारों की संख्या में मिसाइल्स हैं, और वो जब तक ये मिसाइल्स और जखीरा उनके पास है वो युद्ध विराम नहीं करेंगे। अच्छा, और भारत के संदर्भ में एक और सवाल रहेगा, भारत की भू राजनीति, रणनीति, भारत की डिप्लोमेसी, या जो यूं कहें तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या रणनीति रहेगी, और भारत की सैन्य रणनीति इस वक्त क्या होगी? किन पैरामीटर्स पर इस वक्त भारत सोच रहा होगा या काम कर रहा होगा? हम 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे, सैन्य रणनीति और विदेश नीति। ओके। तो पहली बात, विदेश नीति हम बहुत बैलेंस्ड लेकर चल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट कल दिया है, वो पूरे रीजन में, पूरे उस मिडिल ईस्ट क्षेत्र में चाहते हैं कि रास्ता पीस का हो, युद्ध का नहीं हो, और हम हमेशा से इस बात पर मानते रहे हैं। हमारे साथ ईरान के अच्छे संबंध रहे हैं पहले पूर्व में, और हम इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी अच्छे संबंध लेकर चलते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी भी हालत में ये युद्ध आगे बढ़े, क्योंकि हमारा इंडियन डायस्पोरा बड़ी संख्या में मिडिल ईस्ट में काम करता है, रहता है, उनकी इकोनॉमी को और हमारी इकोनॉमी को मदद करता है। अब जैसे दुबई, UAE में बहुत संख्या में है, सऊदी में बहुत लोग हैं, बहरीन में, यहां तक कि ईरान में भी करीब
20 से 40 हजार लोग बिल्कुल। इंडियंस वहां पर हैं। तो इससे हमारा कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियंस वहां पर हैं वो भी इंपैक्ट हो सकते हैं। तो भारतीयों के लिए भी हमने कुछ एक फ्लाइट्स इस युद्ध के हालात में अभी सऊदी से और आबू धाबी से भी भारत में लैंड कराई हैं। और पहले भी हमने काफी उनको स्टेटमेंट्स और वार्निंग्स और एडवाइजरी जारी करी थी कि आप लोग समय रहते रहते भारत की तरफ आए। लेकिन ये बात समझने की है कि हम एक शांति प्रिय देश हैं। अब बात दूसरी आते हैं कि सैनिक या सैन्य तौर पर हमारी क्या नीति रहेगी। क्या रणनीति रहेगी, बिल्कुल। सैन्य तौर पर हम बड़े क्लियर हैं, हाँ, सक्षम हैं, और हमारी सेनाओं को जैसा मैंने बताया आदेश मिल चुके हैं कि आप अलर्ट रहें। मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन उनको पता है, उनके अपने वॉर गेम्स और अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं उस पर वो वर्क कर रहे हैं। और मेरे को नहीं लगता है कि हमें एज ए कंट्री हम इस युद्ध का हिस्सा बनेंगे नियर फ्यूचर में। भारत किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर पीयूष अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और हमारे साथ जुड़े। बहुत बारीकी से इन्होंने समझाया कि इस वक्त भारत की पोजीशन क्या है, भारत की सैन्य रणनीति क्या होगी, कूटनीति क्या होगी और भू राजनीतिक रणनीति क्या हो सकती है भारत की, वो सब आसान शब्दों में समझाया है।